नमस्कार विद्यार्थियों, इतिहास के जानकारों, इतिहास के शौकीनों, इतिहास के लिए जिज्ञासुओं का राजकीय महाविद्यालय सुमेरपुर के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं सीमा चारण, इतिहास की ही सहायक आचार्य। आज अंतिम वर्ष की कक्षा के पहले पेपर में हम बात करेंगे ब्रिटिश शासन के अधीन भारत में न्यायिक प्रशासन का किस तरह से विकास हुआ, न्यायिक संस्थाओं के विकास की बात करेंगे। अब इसको समझने से पहले हम थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाते हैं। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत बच्चों सारा जो भारत है, जो उनके अधीन था, प्रत्यक्ष रूप से वो एकदम से नहीं आया था। अलग अलग चरणों में अलग अलग तरह से उनकी प्राप्ति हुई थी। सबसे पहले आते हैं हम मद्रास पर, जो कि चंद्रगिरी के राजा से उनको पट्टे पर प्राप्त हुआ था। फिर धीरे धीरे उनका स्थायी जो है बंदोबस्त वहाँ कर दिया गया था, स्थायी रूप से वहाँ की ज़मीन प्राप्त हो गई थी। दूसरा था बम्बई का इलाका, जो इन्होंने विजित नहीं किया था बल्कि ये पुर्तगालियों के अधीन था। और पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ब्रिगेंजा की जब शादी इंग्लैंड के शासक से हुई तो दहेज के रूप में हमारी बम्बई को अंग्रेज़ों को दिया गया था। और 1668 में इंग्लैंड के राजा ने 10 पाउंड वार्षिक किराए पर पहले दे दिया कंपनी को, और फिर धीरे धीरे कंपनी के अधीन ही उनको ला लिया गया। बंगाल, जहाँ की 1765 में इलाहाबाद की संधि के फलस्वरूप उनको न्यायिक प्रशासन जो है, निज़ामत के अधिकार दिए गए थे। दीवानी और निज़ामत में से रेवेन्यू का उन्होंने अधिकार अपने पास रखा, न्याय पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। तो बम्बई वगैरह में बम्बई में क्या था, जनसंख्या कम थी, वहाँ उनकी अदालतें स्थापित हो गई। इस तरह से कामकाज उसका शुरू हो गया था। लेकिन बंगाल में इन्होंने जो नायब निज़ाम थे उनके माध्यम से ही न्यायिक प्रशासन का काम देखा। दूसरी इनको एक तकलीफ़ ये आ रही थी कि जो अंग्रेज़ अधिकारी थे वो कुछ चीज़ें उनके लिए बड़ी ही गड़बड़ थी कि हिंदू के लिए अलग कानून, मुस्लिम के लिए अलग कानून। कुछ चीज़ें जो हिंदू धर्म में वैध है, मुस्लिम धर्म में अवैध है। वहाँ मुस्लिम धर्म में अगर वैध है तो हिंदू धर्म में अवैध है। तो इस तरह से न्याय अलग अलग धर्मों के लोगों के लिए अलग अलग था। दूसरा, इस्लाम में भी जो है कुछ सज़ाएं ऐसी थी, जैसे कि अंग भंग कर देना, मृत्यु दंड दे देना, सरेआम पत्थर मार करके उसको करना। ये सज़ाएं अंग्रेज़ी अधिकारियों को अमानवीय लगती थी और अमानवीय थी भी। हमारी हिंदू संहिता में भी दिक्कत आती थी कि ब्राह्मण के लिए अलग दंड एक ही अपराध करने पर और शूद्र के लिए अलग दंड। तो इस तरह से जो दंड व्यवस्था थी वो अलग अलग थी। ये ब्रिटिश अधिकारियों को रास नहीं आ रही थी, कम समझ में आ रही थी। शुरुआत में तो जब तक रॉबर्ट क्लाइव का प्रशासन था तो दोहरे शासन के काल में बंगाल में कितना ज़्यादा से ज़्यादा पैसा प्राप्त किया जा सकता है, सिर्फ इसी ओर ध्यान केंद्रित किया गया। बाद में जब वॉरेन हेस्टिंग्स आया तब न्यायिक प्रशासन का विकास प्रारंभ हुआ। वॉरेन हेस्टिंग्स 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने आने के बाद सबसे पहले तो पूरे बंगाल का प्रशासन अपने हाथ में ले लिया। जब पूरा प्रशासन अपने हाथ में ले लिया तो बाकी सब चीज़ों की तरह न्याय व्यवस्था से कंपनी अलग नहीं हो सकती थी। उसने जो है न्याय व्यवस्था का पुनर्गठन किया। पहली चीज़ तो पश्चिम की न्याय पद्धति को देखा कि अभी हम लागू नहीं कर सकते हैं, इसलिए जो मुगलकालीन न्याय व्यवस्था में ही उसने जीवन फूंकने का प्रयास किया, नए सिरे से गठित किया। उसने दीवानी और फौजदारी की जिला अदालतों की स्थापना की और इन सब के ऊपर हुआ करती थी कलकत्ता में सदर दीवानी अदालत, जिसका अध्यक्ष था खुद गवर्नर जनरल। मुर्शिदाबाद में नायब नाजिम की अध्यक्षता में सदर फौजदारी अदालत की स्थापना की गई। और यहाँ सबसे पहली बार, उससे पहले जो मुकदमे हैं वो मौखिक रूप से कहे जाते थे, इसने मुकदमे की सुनवाई को पूरा लिखित रिकॉर्ड रखने का परंपरा जो है वॉरेन हेस्टिंग्स ने प्रारंभ की। कानून को फारसी और बंगला भाषाओं में उसने संहिताबद्ध किया। फौजदारी मामलों की सुनवाई मुस्लिम कानून के आधार पर उसने स्थित की। यहाँ ऐसा होता था कि 500 रुपये तक के, 10 रुपये से अधिक के मुकदमे गांव का प्रधान सुन सकता था। 500 रुपये तक के मामले में जिला दीवानी अदालत और उससे ज़्यादा है तो सदर दीवानी अदालत में फैसला होता था।
फौजदारी कानून के लिए प्रत्येक जिले में फौजदारी अदालत स्थापित की। इसका अध्यक्ष हुआ करता था काजी। उसकी सहायता के लिए 2 मुफ्ती रहा करते थे। इन अदालतों के विरुद्ध सदर निजामत अदालत स्थापित की गई। केंद्र था मुर्शिदाबाद में। सदर निजामत अदालत का अध्यक्ष नायब नाजिम होता था और उसकी सहायता के लिए भी काजी और मुफ्ती होते थे। हेस्टिंग्स ने यह भी व्यवस्था की कि अदालत की कार्रवाई का लिखित रिकॉर्ड रखा जाए और न्याय करने के लिए जो मुस्लिमों और हिंदुओं के सर्वमान्य या प्रचलित कानून थे उनको संहिताबद्ध बंगाली और फारसी भाषा में करवाया। फौजदारी मामलों में, दीवानी मामलों में तो हिंदू मुस्लिमों के अलग अलग हो गए, फौजदारी मामलों में मुस्लिम कानून ही लागू किए गए। वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में ही जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था पहली बार, उसमें एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। इस तरह से न्याय की दोहरी व्यवस्था स्थापित हो गई। एक तरह से कॉन्फ्लिक्ट होने लग गया। सुप्रीम कोर्ट और सदर अदालतों में कभी कभी क्षेत्राधिकार को लेकर के टकरार होता था। 1780 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने लगान और न्याय व्यवस्था को अलग करने का प्रयत्न किया, लेकिन 2 साल बाद ही उसकी ये व्यवस्था फेल हो गई। अब वॉरेन हेस्टिंग्स के अधूरे काम को आगे बढ़ाने का श्रेय लॉर्ड कॉर्नवालिस को जाता है। उसने दीवानी न्याय के ढांचे का पुनर्गठन किया। हर जिले के मुख्य कस्बे में रजिस्ट्रार, अमीन और मुंसिफ की अदालतें स्थापित की गई। उनके ऊपर प्रत्येक जिले में जिला अदालत थी, जिसमें अंग्रेज मजिस्ट्रेट हुआ करता था। एक तरफ हिंदू पंडित और एक तरफ मुस्लिम काजी उसकी मदद के लिए हुआ करते थे। उन दोनों की मदद से वो न्याय करता था। जिला से ऊपर कलकत्ता, ढाका, पटना और मुर्शिदाबाद में प्रांतीय अदालतें स्थापित की गई। प्रांतीय अदालतों में 3 जज, एक रजिस्ट्रार, एक काजी, एक पंडित और एक मुफ्ती होता था। प्रांतीय अदालतों के ऊपर सदर दीवानी अदालत थी। गवर्नर जनरल, उसकी परिषद, काजी, मुफ्ती, पंडित और रजिस्ट्रार होते थे। इनके विरुद्ध भी ब्रिटेन की जो प्रिवी काउंसिल है उसमें कुछ मामलों में अपील की जा सकती थी। फौजदारी न्यायालय भी उसी तरह उसने पुनर्गठन किया। 1790 में उसने एक योजना तैयार की सुधार लाने के लिए फौजदारी न्यायालयों में। उसमें फौजदारी अदालत के सबसे निचले स्तर पर जस्टिस ऑफ पीस थे। जिला फौजदारी अदालत को तो खत्म कर दिया गया और 4 भ्रमणशील जो घूमते फिरते रहते थे सर्किट कोर्ट स्थापित किए गए। हर न्यायालय में 2 अंग्रेज जज होते थे। इन न्यायालयों के लिए आवश्यक होता था कि 2 बार जो है आंतरिक प्रदेशों का दौरा करे और न्याय का काम करे। सदर फौजदारी अदालत को अब मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता ले आया गया। फौजदारी न्याय की प्रक्रिया और सिद्धांतों में परिवर्तन किया। एक तो मुस्लिमों में जो है हत्या के बदले रक्त मूल्य, अगर किसी ने हत्या करी तो उसके बदले में रिश्तेदार जो है पैसा लेकर के उसको माफ़ कर देता था, तो क्षमा कर देते थे पैसे लेकर के। ये सारी उसने प्रक्रिया समाप्त कर दी। और साक्षी का धर्म क्या है वो अब सुनवाई के मामले में महत्वपूर्ण नहीं रह गया। यह कॉर्नवालिस का ही प्रयासों का परिणाम था। 1791 में उसने अंग भंग करने के दंड पर रोक लगा दी गई और अंग काटने की सजा की जगह 7 वर्ष और 2 अंग काटने की सजा की जगह 14 वर्ष का कठोर कारावास दे दिया। उसके अलावा सबसे पहले कॉर्नवालिस ने कानून को संहिताबद्ध किया और इसके कारण कॉर्नवालिस कोड के नाम से उस समय जो संहिताबद्ध कानून थे उनको जाना जाता था। न्याय व्यवस्था को अधिक व्यवस्थित करने के साथ ही उसको जो है उसका वेस्टर्नाइजेशन या पाश्चात्यकरण ही किया। क्यों? क्योंकि जो न्याय के बड़े बड़े पद थे जजों के, उन सब से उसने भारतीयों को बिल्कुल दूर रखा, क्योंकि वो भारतीयों पर विश्वास नहीं कर सकता था। अब उसकी व्यवस्था में न्याय धीमा हो गया और महंगा भी हो गया। मुकदमेबाजी बढ़ी और इतनी जटिलताएं हो गई न्यायिक प्रक्रिया में कि बात को सही ढंग से रखने के लिए, बचाव करने के लिए उनको कानून के दाव पेचों की जानकारी होना ज़रूरी थी, जो कि हर अनपढ़ या पढ़े लिखे भारतीयों को भी नहीं थी। कॉर्नवालिस द्वारा जो न्याय व्यवस्था स्थापित थी उसमें वेलेस्ली, जो कि अगला गवर्नर जनरल बन के आया, उसके शासनकाल में कुछ परिवर्तन किए गए, क्योंकि गवर्नर जनरल और उसकी परिषद अध्यक्ष के रूप में अदालतों के जो अध्यक्ष थे उनके रूप में ढंग से काम नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि टाइम नहीं था। उनको प्रशासन का भी काम देखना है, जो युद्ध लड़े जा रहे हैं उनका भी ध्यान रखना है, तो इस तरह से टाइम नहीं था। इसलिए उनको जो है उसने न्याय के कार्य से मुक्त कर दिया। यहाँ सदर दीवानी और सदर निजामत अदालतों में उसने तनख्वाह पर जजों की नियुक्ति कर दी गई। 3 जज रखे गए।
निचले स्तर की अदालतें इनके काम बोझ को हल्का करने के लिए 50 से 100 रुपये तक के मामले की सुनवाई के लिए सदर अमीन अदालत का गठन किया। इसमें न्याय करने हेतु भारतीयों को नियुक्त किया गया, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो भारतीयों के समकक्षता का पक्षधर था। हकीकत ये थी कि भारतीयों को अंग्रेज़ों से कम तनख्वाहें मिलती थी, तो ये जो है आर्थिक रूप से एक सही कदम था। न्याय प्रशासन में परिवर्तन करते हुए बंगाल में न्यायाधीश और दंडनायक यानी जज और जो कलेक्टर थे उनको अलग कर दिया। कलेक्टर को ही न्यायाधीश का काम दे दिया गया। निचले स्तर पर मुकदमों की शीघ्र सुनवाई के उद्देश्य से अब यहाँ बम्बई और मद्रास में भी ग्राम सभाओं को कहा गया कि सीमित अधिकार दे दिया जाए। बंगाल में मुंसिफ अदालत का क्षेत्राधिकार 50 की जगह 150 रुपये कर दिया और अमीन की अदालत का 500 रुपये तक का कर दिया, और इन अदालतों में अधिकारियों की संख्या में भी उसने वृद्धि कर दी। अब अगला सुधारकर्ता था जिसने न्याय व्यवस्था पर ध्यान दिया, वो था विलियम बेंटिक। जैसे बेंटिक को हम सती प्रथा पर रोक लगाने के लिए एक मानवतावादी के रूप में देखते हैं। कॉर्नवालिस द्वारा जो कोड स्थापित किया गया था जेम्स मिल के अनुसार, इसके में 3 दोष थे। पहला ये था कि न्यायपालिका के अधिकार जो हैं असीमित हैं, न्यायपालिका निरंकुश है। दूसरा दोष था कि इंसान के अधिकारों की कोई परिभाषा नहीं है, और अंतिम दोष था कि कानून जो है अभी भी अलिखित पाए जाते हैं। बेंटिक जब भारत आया तो 1803 का चार्टर खत्म होने वाला था और 1833 का आने वाला था। नया चार्टर प्राप्त करने के लिए कंपनी का जो डायरेक्टर था वो बताना चाहता था कि हमने भारत में कितना अच्छा काम किया है, इसलिए न्याय प्रशासन में भी काम के लिए बेंटिक को ऊपर से आदेश प्राप्त थे। बेंटिक द्वारा जो मुख्य सुधार था उसने अपील और जो सर्किट कोर्ट थी जो कि घूम घूम करके न्याय करती थी उनको ख़त्म कर दिया। इन अदालतों के न्याय कार्य को मजिस्ट्रेट और कलेक्टर को सौंप दिया और उनके ऊपर रेवेन्यू और सर्किट कमिश्नर को रखा गया। कुछ समय बाद कमिश्नर के पास सिर्फ रेवेन्यू के मामले ही आते थे, राजस्व के मामले ही आते थे। मजिस्ट्रेट उन मुकदमों को सुनता था जिसमें 3 साल का कारावास दिया गया है। 14 वर्ष तक के जो मामले थे वो सेशन जज के सामने आते थे, जिन मामलों में 14 वर्ष की कैद होती थी। इससे गंभीर मामले सेशन जज सदर जज को भेज देता था। मृत्यु दंड की सुनवाई देने का अधिकार जो है डबल बेंच, 2 न्यायाधीश होते थे, उनकी बेंच ही दे सकती थी। दीवानी क्षेत्र में क्या सुधार किए? मुंसिफ को 300 रुपये तक का और अमीन को 1000 रुपये तक का मामला सुनने का अधिकार दिया गया। रजिस्ट्रार की अदालत खत्म कर दी गई। मुख्य सदर अमीन के एक नए पद का सृजन करके उसे 5000 तक का मामला सुनने का अधिकार दे दिया गया। बेंटिक के समय इलाहाबाद में 1831 की बात है, सदर दीवानी और सदर निजामत अदालत स्थापित की गई। आगरा में एक अपील की अदालत स्थापित की गई। इसी के काल में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में एक विधि आयोग की स्थापना हुई। इस आयोग का काम था भारतीय कानूनों को संहिताबद्ध करना। मैकाले ने पहले दंड संहिता में सुधार किए, उसको अधिक उपयोगी बनाया, सरल बनाया, दंड की कठोरता में कमी की और पूरे कानून को सुधारबद्ध करने का काम चलता रहा। बेंटिक ने कहा कि फारसी हर एक जो देशी है उसको समझ में आए नहीं आए, इसके लिए स्थानीय भाषा में भी मुकदमे की सुनवाई व्यवस्था की। उसमें निचली अदालतों में, ऊपर की अदालतों में अंग्रेज़ी भाषा में मुकदमों की सुनवाई की जाने लगी। जैसा कि मैंने बताया, मैकाले अंग्रेजी और पाश्चात्य शिक्षा का पक्षधर था, उसी का प्रभाव बेंटिक पर भी था। कंपनी के शासनकाल में न्याय व्यवस्था में अंतिम कदम 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा उठाया गया और दूसरा विधि आयोग गठित किया गया। पहला विधि आयोग मैकाले की अध्यक्षता में था। दूसरा विधि आयोग ने 1860 के बीच में दंड विधि, सिविल प्रक्रिया विधि, दंड प्रक्रिया विधि कि सारे कोड जो है वो पारित कर दिए गए और लमसम यही जो है भारतीय दंड संहिता कुछ परिवर्तनों के साथ आज भी भारत में लागू है। इस तरह से अंग्रेज़ों ने जो न्यायिक क्षेत्र में सुधार किए, कई बार उसके परिणामों पर चर्चा आ जाती है। तो पहला तो जो है सिर्फ कागज़ों की बात करेंगे हम।
इसमें ऐसा है कि न्याय के क्षेत्र में सभी को बराबर मान लिया गया। ऐसा नहीं है कि एक ही दंड अपराध के लिए ब्राह्मण के लिए अलग सज़ा है, वैश्य के लिए अलग, शूद्र के लिए अलग और क्षत्रिय के लिए अलग। यहाँ जो है कानून के समक्ष सबको समकक्षता का दर्जा दिया गया। वास्तविकता में तो हम भी जानते हैं कि ऐसा नहीं था। कानून महंगा था, आम आदमी ना जटिलताओं को समझ सकता था और जजों तक भी भ्रष्टाचार काफ़ी कुछ पहुंच चुका था, तो उसको फ़ायदा नहीं मिलने वाला था। दूसरा, इन्होंने कानून लिखित कर दिया। अब ऐसा नहीं है कि हर बार क्या होता था कि कानून परंपराएं होती थी प्लस हिंदू और मुस्लिमों का जो कोड है वो अलग है और राजा की जो शासक की इच्छा है उसके आधार पर कानून बनता था। तो इस तरह से कानून मन मर्जी से चला करता था। अदालतों में जो सुनवाई है इस तरह से हुआ करती थी। लेकिन अंग्रेज़ों ने पहली बार कानून को लिखित रूप प्रदान किया, जिसके कारण मुकदमों की सुनवाई भले कुछ भी हो, दंड जो है वो हर अपराध के लिए अलग अलग फिक्स घोषित कर दिया गया। तीसरा, इन्होंने ये तो मानना ही पड़ेगा कि जो अमानवीय सजाएं थी, जैसे अंग भंग कर देना, कोई अंग काट देना या सरेआम खड़ा करके पत्थरों से उसको मारना, ये सारी अमानवीय सजाएं इस दंड प्रक्रिया में बंद कर दी गई। इसके अलावा इस व्यवस्था का, इस कानूनी व्यवस्था का जो एक सबसे बड़ा प्रभाव पड़ा कि इतने कानून पेचीदा थे। आप इंडियन पीनल कोड पढ़ने बैठोगे तो आप तो पढ़े लिखे हो, ग्रेजुएट हो जाओगे कुछ समय में। आप एक आम आदमी का सोचो जो 5वीं पास या 10वीं पास है, वो इस पीनल कोड को, भारतीय दंड संहिता को कैसे समझ पाएगा। तो उसको उसकी मदद के लिए वकीलों का प्रश्रय लेना पड़ा और ये काले कोट वाले जो थे पूरे भारतीय समाज में प्रभुत्वशाली हो गए। ये जो मुकदमों में फंसे हुए लोग थे इनसे पैसा वसूला करते थे और अमीरों को जो है आसानी से उनके पक्ष में न्याय दिलवा दिया करते थे। और गरीब व्यक्ति जो था उसे नियमों की, कानूनों की जानकारी नहीं थी, दोषी नहीं होते हुए भी उसे सज़ा भुगतनी पड़ती थी। ये था अंग्रेज़ों द्वारा न्याय प्रशासन में किए गए सुधार या कायाकल्प और उनके प्रभाव भारतीय समाज पर क्या पड़े। इतना कहकर ही आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।